हेलो एंड वेलकम टू लॉ प्रैप डेली न्यूज़ पेपर एनालिसिस। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जिस तरह से जो है वो हमारी लाइव मैराथन्स चल रही है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग इस चीज़ के अंदर डिस्टर्ब ना हो जाएं, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने जो न्यूज़पेपर का टाइमिंग है उसको बाद में रखा है ना। तो आज हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर सैटरडे का। सबसे पहले तो ये देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो इनमें से क्या है, बताइए। इनमें से क्या जो है वो लीडिंग कॉज है डेथ का इंडिया के अंदर, जो कि हमें जो है वो रिसेंटली देखने को मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी, बताइए। हमने इसके ऊपर रिपोर्ट भी देखी थी, तो रिपोर्ट में आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी ए। कैंसर जो है बेसिकली मेजरली इसमें देखने को मिलता है। विच स्पेशलाइज्ड एजेंसी वॉज क्रिएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इनमें से कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई थी? सेकंड का आंसर हो जाएगा BIARC, जो है बेसिकली उन्होंने बनाई है। नेक्स्ट इज, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 मार्च को, 4 फरवरी को, 10 मई को, या फिर 21 सितंबर को? कब उसको ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज, व्हाट प्रोटोकॉल सूट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। क्या प्रोटोकॉल सूट जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है कम्युनिकेशन में इंटरनेट पर? बताइए, हमने रिसेंटली इस चीज़ को देखा था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी सी, TCP/IP जो है वो काम में लिया जाता है। When did the transition to the modern internet begin with the linking of commercial networks and enterprises? कब ट्रांजिशन शुरू किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, 1990s में ये चीज़ देखने को मिलती है। बाद में धीरे धीरे आपके इंटरनेट आता है, 1G 2G 3G बढ़ता जाता है। Which section of the Information Technology Act 2000 allows the government to block internet site and ban certain apps in India? कौन सा इस तरह का सेक्शन है जिसके ऊपर काफ़ी डिस्प्यूट भी रहा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 69A के अंदर जो है बेसिकली ये चीज़ देखने को मिली थी। What is the time frame for the intermediaries to provide information or assistance concerning cyber security to the government as per the Information Technology Immediate Guidelines Rules 2018? कितने समय के अंदर आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी साइबर सिक्योरिटी के ब्रीच वगैरह से रिलेटेड? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर विल बी डी, 72 आवर्स। नेक्स्ट इज, व्हाट आर डार्क पैटर्न्स इन कंटेक्स्ट ऑफ UI UX डिज़ाइन। इनमें डार्क पैटर्न्स क्या कहे जाएंगे? तो आंसर क्या होगा? अनएथिकल डिज़ाइन प्रैक्टिस मेंट टू मिसलीड यूजर्स। इसको बेसिकली जो है वो डार्क पैटर्न कहा जाता है, जिसे हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है। Which type of committee is temporary and cease to exist upon completion of its assigned work? जैसे हम लोगों ने पार्लियामेंट्री कमिटीज़ देखी थी, तो उसके तहत हमने देखा था 2 तरह की कमिटीज़ होती है ना। उसमें जो एड हॉक कमिटी होती है वो बेसिकली जो है वो ख़त्म हो जाती है। हाउ मेनी कैंसर केसेस वर देयर ग्लोबल इन 2018 अकॉर्डिंग टू WHO? ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे लिए कम काम का है, फिर भी क्या हो जाएगा आंसर? 18 मिलियन के आसपास देखने को मिला है। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ से। फर्स्ट न्यूज़ जो है बेसिकली हमारे सामने देखने को जो मिल रही है वो ये है कि 8 feared dead, 32 इंजर्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट इन आंध्र प्रदेश। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि आपके जो रिसेंटली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, वापस से यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश के पास में जो एरिया आंध्र प्रदेश जो है, वहाँ पर रिसेंटली एक ट्रेन जो है वो खड़ी थी, जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है कि ये जो है वो पीछे से एक और ट्रेन ने आकर के, पैसेंजर ट्रेन ने यहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, और यहाँ पर जो है वो विशाखापट्टनम का जो एरिया है वहाँ पर ये चीज़ जो है वो देखने को मिली है। ऑफिशियली जो बात आई है उसके अंदर ये चीज़ है कि विशाखापट्टनम रायगढ़ जो पैसेंजर ट्रेन है उसने जो है बेसिकली एक खड़ी जो ट्रेन है उसको जो है वो यहाँ पर धक्का मारा, जिसका नाम था विशाखापट्टनम पालसा पैसेंजर ट्रेन। उसको यहाँ पर जो है धक्का मारा, जिससे कि 4 कोचेस जो है वो बेसिकली नीचे उतर गए, और वो जो है बेसिकली एक वापस से एक नया एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिला है। आपको गौर से तो याद हो कि उड़ीसा के अंदर पहले ही एक बार जो है वो एक्सीडेंट हो चुका है, और अब वापस से इस तरह का एक्सीडेंट इस चीज़ को बता रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी का सिस्टम है, सेफ्टी का सिस्टम है रेलवेज़ का, उसके अंदर सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और लगातार इस तरह के एक्सीडेंट पहले बिहार में भी हो गया, तो ये चीज़ दिखा रही है कि यहाँ पर इशूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना। तो ये चीज़ के अंदर देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ ये भी सामने आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफेक्ट्स है, ह्यूमन एरर्स है, सिग्नलिंग फेलियर्स है,
कई तरह की चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है हमारे यहाँ पर। भारत सरकार इस चीज़ के लिए क्या कर रही है, तो सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय रेल संकोच कोष जो है वो बनाया है, सेफ्टी फंड बनाया है। यहाँ पर कोई भी तरह का एक्सीडेंट होता है उस चीज़ के लिए, जो कि 2017-18 के अंदर बनाया गया था। 1 लाख करोड़ का कॉर्पस इसके अंदर है, 5 साल के लिए चीज़ देखने को मिलती है। LHB डिज़ाइन कोर्सेज जो है वो बनाए गए, जिसके अंदर लाइट और सेफ कोचेज बनाए गए हैं, जो कि स्पेसिफिकली काम करता है, जर्मन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। GPS बेस्ड फॉग फास्ट डिवाइस है, मॉडर्न ट्रैक स्ट्रक्चर है, अनसोनिक फ्लॉ डिटेक्शन है, अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्टर है, और कई सारी चीज़ें हम लोगों ने और भी देख रखी थी, जैसे जो है वो आपकी जो कवच का सिस्टम है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। ब्लास्ट किल 2 इंजर्स 41 इन प्रेयर मीट नियर कोची। रिसेंटली क्या चीज़ हुई है कि कोची के अंदर जो है वो एक क्रिश्चियन गैदरिंग के अंदर जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है, और जो करने वाले हैं ब्लास्ट, उन्होंने भी, जो पर्सन है उसने, एक आदमी ने जो है वो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैंने ही ये ब्लास्ट करा था, और उसने खुद को सरेंडर भी कर दिया है ना। तो ये चीज़ इसके अंदर जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पर। और पार्टी मीट जो है वो इसके अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो है वो सरकार इसके अंदर देखी कि भाई किस तरह से इस चीज़ को किया जाए। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि कोची के रेजिडेंट जो है डोनामिक मार्टिन, जिन्होंने कहा है कि भाई इन्होंने खुद ने ही ये काम किया है, उनके खिलाफ UAPA एक्ट को काम में लेकर के, और सरकार जो है NIA का प्रोब शुरू हो गया है। काफ़ी टाइम बाद इंडिया में इस तरह का कोई ब्लास्ट देखने को मिला है। पहले इंडिया में इस तरह के ब्लास्ट नहीं थे। 2007-8 के अंदर जो इंडिया के अंदर 26/11 हुआ था, उसके अंदर जो इशू बना, उसके बाद में सरकार ने अपना डिफेंस का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लिया। तो 2007-8 के बाद में हमें लगभग ये ब्लास्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं काफ़ी सालों से। अभी जो रिसेंट ब्लास्ट हुआ है वो काफ़ी समय बाद में इस तरह का कोई ब्लास्ट देखने को मिला है ना। तो ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, उसके लिए NIA पूरी की पूरी जाँच कर रही है। बैन BS3-4 बेसिस इन NCR एरिया राय अर्जित सेंटर। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि गोपाल राय जो है, उन्होंने रिसेंटली जो है, क्योंकि एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने रिसेंटली क्या चीज़ कही है, उन्होंने ये कहा है कि भाई बैन कर दिया जाना चाहिए BS3 और 4 की जो बसेस हैं उनको। देखो गौर करो, BS3-4 क्या चीज़ है। इंडिया के अंदर क्या है कि अब भारत स्टेज, ये यूरोप से ली हुई चीज़ है, इसको यूरो स्टेज कहा जाता था। यूरो स्टेज बेसिकली क्या चीज़ होती है कि जैसे जैसे यूरो स्टेज बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो व्हीकल का पोल्यूशन लेवल गिरता जाता है। जैसे अगर आप गौर करोगे तो पहले जितनी गाड़ियाँ आती थी वो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती थी, बहुत ज़्यादा काला धुआं, ब्लैक स्मोक छोड़ती थी, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती थी। लेकिन आज की गाड़ी में अगर आप देखोगे तो इस तरह का धुआं छोड़ने की जो पूरी चीज़ है वो बहुत कम हो चुकी है ना। उसका रीज़न क्या था कि पहले BS1 व्हीकल थे, फिर कन्वर्ट होते होते BS2 पर आए, फिर 3 पर आए, फिर 4 पर आए। अल्टीमेटली हमने क्या किया रिसेंटली कि 5 को जो है बेसिकली हम लोगों ने छोड़ दिया और सीधा हम लोग कूद गए 6 पर, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि भाई अब हमारे पास में टाइम नहीं है कि हम 5 मनाने के बाद में 6 पर आए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 2020 के अंदर सरकार ने सीधा कूद गई और अप्रैल के अंदर वहाँ पर जो है बेसिकली सीधा BS5 को हटा करके BS6 को जो है लागू कर दिया दिल्ली के अंदर पूरे एरिया में और पूरे इंडिया के अंदर। कि भाई इंडिया के अंदर अब जब भी कोई व्हीकल बनेगा, व्हीकल बनाने का जो भी काम है वो सारा का सारा BS6 पर होगा, जिसके तहत नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 70% कम एमिशन होगा और सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन या इस तरह के जितने भी एमिशंस हैं वो सारे के सारे जो है वो गिरा दिए जाएंगे और अल्टीमेटली जो है वो इंडिया के अंदर पोल्यूशन कम करने का ये एक तरीका निकाला था, है ना। तो BS6, 3 और 4 भी अब पुराने हो चुके हैं क्योंकि 6 व्हीकल आ चुके हैं। तो अब जो है वो BS6 व्हीकल की ही बसें चले, इस चीज़ की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। कब ये चीज़ BS नॉर्म्स कब आए हैं, कब पहली बार आए इंडिया के अंदर, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर डाल दी गई है। तो आप लोग इसके अंदर से देख सकते हैं। अ वॉर वेयर ह्यूमैनिटी इज़ ऑन ट्रायल नाउ। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो एडिटर है उनका ये कहना है कि भाई जो रिसेंटली वॉर चल रहा है उसके अंदर ये चीज़ मान सकते हैं कि भाई ठीक है कि हमास का जो अटैक था उसके कारण से बेसिकली इजराइल में काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए, काफ़ी लार्ज स्केल में लॉसेज हुए। इजराइल ने क्रिटिसाइज़ किया, बाकी सब देशों ने भी किया। लेकिन अब जो चीज़ चल रही है वो इजराइल का इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन चल रहा है गाज़ा के अंदर और पूरे के पूरे जो लोग हैं उन सबको मारने की सिचुएशन आ रही है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि कई एरियाज़ में ये चीज़ मानी जा रही है कि जो लोग हैं उन सभी को ख़त्म करने की यहाँ पर अब कोशिश जो है वो इजराइल कर रहा है। जितने लोग हैं, जितने देश हैं, उन सबको ख़त्म करने की यहाँ पर बात की जा रही है। इस तरह की जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि कोई एक ग्रुप की गलती जो है उसको सभी पूरे देशवासियों को भुगताना ये अपने आप में चीज़ ठीक नहीं है और इस चीज़ से बचा जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको ख़त्म करने का, उसको कम करने की यहाँ पर जो कोशिश देखने
देखने को मिल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत देखने को जानने में आ रही है। दूसरी जो चीज़ इसमें देखने को मिल रही है वो ये है कि भाई इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और अल्टीमेटली इसका जो सोल्यूशन है वो डायलॉग से और पीसफुल सोल्यूशन ही हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत समय से कमिटेड है इस चीज़ से कि भाई इंडिया जो है वो टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता है, यानी कि पैलेस्टीन और इजराइल दोनों होने चाहिए, और कोई एक देश का होना अल्टीमेटली सोल्यूशन है भी नहीं। तो ये चीज़ के लिए बेसिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से सारी चीज़ें में चेंजेस जो है वो सामने आए हैं, है ना। ये चीज़ है टाइम एंड चेंज। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि पैनल शुड बी गिवन मोर टाइम टू स्टडी न्यू क्रिमिनल लॉज। यहाँ पर रिसेंटली क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उन्होंने जो है बेसिकली तीनों बिल को फाइनल करने की तरफ जा रही थी, और उसके इन्होंने बेसिकली कोशिश करी थी कि भाई तीनों जो लॉ है वो इस बार ही जो है वो कम्प्लीटली हो जाए और सारे अडॉप्ट कर ली जाए। लेकिन बाद में उन्होंने ये चीज़ समझ में आई है कि भाई वो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, और ये जल्दबाजी जो है वो ठीक नहीं है। इस तरह की चीज़ें जो है वो सुधार की जानी चाहिए। इसके अंदर काफ़ी सारे सुधार का भी स्कोप हो सकता है, और इंडिया के सारे क्रिमिनल सिस्टम इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपके एविडेंस एक्ट है, CRPC IPC है। तो इनको पूरा चेंज करने के लिए इतना भी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। तो अल्टीमेटली इन्होंने जो वापस से क्या किया, उसको पोस्टपोन कर दिया, उसके अडॉप्शन को, ड्राफ्ट को, और अल्टीमेटली वापस से जो है वो बात करेंगे इसके ऊपर कि किस तरह से जो है उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। इसके अंदर वाइड लेवल पर कंसल्टेशन किया जाएगा सब जगह पर, और आपकी जो है वो थोड़ा स्क्रूटनी की जाएगी कि चीज़ें जो है वो इतनी जल्दी चीज़ों को इतनी जल्दी अडॉप्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और गवर्नमेंट का रश भी जो है वो आवश्यक नहीं है। तो ऐसा क्या कर रही है सरकार, पुराने जितने लॉज है, लोगों की जो रिकमेंडेशन उन सबको देख रही है, और उनके हिसाब से बेसिकली जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करने की सोच रही है। गिव अप इम्प्रॉम्प्टी, डेमोन्स्ट्रेट इम्पार्शियलिटी। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इम्प्रॉम्प्टी, यहाँ पर क्या चीज़ सामने आती है, इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि इंडिया के अंदर जो स्पीकर है उसके रोल के बारे में इन्होंने बताया। इनका कहना है कि भाई इंडिया के अंदर जो स्पीकर का रोल है वो काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा गलत तरीके से वो जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि जो सिचुएशन है इंडिया के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसका रीज़न बेसिकली क्या है कि स्पीकर का जो रोल है वो जैसा था और जैसा बन गया है उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। सबसे पहले इशू जो सामने देखने को मिलते हैं वो ये है कि स्पीकर का जो रोल है सारा का सारा वो इस चीज़ को दिखाता है कि भाई आपको जो है वो चीज़ों को मेंटेन करना है, आपको इम्पार्शियल रहना है। जैसे अगर आप लोग यूके में जाते हैं तो ब्रिटेन के अंदर क्या होता है कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, यानी कि मतलब ये हो गया कि वहाँ पर एक बार आप स्पीकर बन गए तो उसके बाद में आप जो है वो अपनी पार्टी वगैरह को छोड़ करके और वहाँ पे स्पीकर बन जाते हो, उसके बाद में कोई कुछ नहीं है, वो हमेशा स्पीकर रहते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो चीज़ है वो इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या होता है, पार्टी का मेंबर भी होता है स्पीकर। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि स्पीकर वैसे ही काम करता है जैसे पार्लियामेंट या पार्टी कहती है ना। तो पार्टी जैसे इसमें क्या होता है कि मोदी जी इस चीज़ की हेल्प लेकर के क्या करते हैं, कोई भी तरह का बिल जो उसको मनी बिल बना देते हैं, है ना। जैसे आधार का बिल आया था तो उसको क्या किया, मनी बिल बना करके पेश कर दिया, और अल्टीमेटली डिसाइड करने वाली अथॉरिटी कौन है, स्पीकर है कि भाई कोई मनी बिल है या नहीं है। वैसे में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि भाई ओम बिरला जी वही चीज़ करते हैं जो कि मोदी जी कहते हैं। तो इसलिए जो है ये चीज़ गलत हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि स्पीकर के पास में पावर होती है कि वो डिफेक्शन के लॉ के ऊपर डिसाइड कर सके। डिफेक्शन का मतलब है कि क्या किसी ने अपनी पार्टी को छोड़ करके और अपनी जो है बेसिकली पार्टी को छोड़ करके और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो ऐसे में वो जो है व्यक्ति, वो MP जो है वो डिफेक्शन के लिए लायबल होता है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है पार्लियामेंट से या स्टेट असेंबली से। अभी जो डिफेक्शन का केस है वो इतना इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो है वो महाराष्ट्र के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि भाई वहाँ पे जो MPs उन्होंने, वहाँ पे जो MLAs हैं उन्होंने डिफेक्शन किया है या नहीं किया है। इस चीज़ के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट में ये बात कही थी कि भाई स्पीकर इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि भाई उन्होंने ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है, क्योंकि वो अथॉरिटी है इस चीज़ को डिसाइड करने की। उनके डिसीजन के बाद में हम लोग देखेंगे कि उनका डिसीजन सही था या नहीं था। तो ये जो है वो कियोतो होलोहोन वर्सेस ज़िलिचू नाम का जो केस था उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिली थी कि भाई इंडिया में ये चीज़ कही गई कि आपके ज़िलिचू का जो केस था उसमें ये बात कही गई थी कि भाई आपके जो है वो पूरे का पूरा जो सिचुएशन है उसके अंदर कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर जो है वो बेसिकली काम करने के लिए आपको स्पीकर को सही तरीके से लाना पड़ेगा। लेकिन देखने को ये मिला कि लगभग जो है वो स्पीकर सही से काम नहीं करते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि भाई स्पीकर का जो भी काम है वो सारा जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है ना। ये चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि रीज़न ये हो रहा है कि स्पीकर पहले डिसाइड ही नहीं करते हैं। स्पीकर डिसाइड करे तब जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के ऊपर आएगी भाई वास्तव में कुछ हुआ है
या नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जैसे जो जजमेंट है वो जुलाई के अंदर आ गया था, लेकिन अभी तक जो है बेसिकली स्पीकर ने डिसाइड नहीं किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जल्दी डिसाइड करके हमें बताएं, फिर भी वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा इशू जो है उसमें देखने को मिला है। पास ऑफ लॉ, देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि ईडी जो है उन्होंने जो है वो राजस्थान कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है उनके यहाँ पर रेड करी है ना। और यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि एक सिलेक्टेड टारगेटेड काम जो है वो बेसिकली ईडी की तरफ से देखने को मिल रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सिलेक्टिवली टारगेट कर रही है कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इशू उसके ऊपर। यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि लगभग जो भी सरकार के खिलाफ जाता है उनके ऊपर इस तरह का काम किया जाता है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वहाँ पर वो जो भी पेपर करवाती है लगभग वो कैंसिल हो जाता है या फिर वो जो है वो पहले ही आउट हो चुका होता है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है उसके कारण से बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इशू जो है वो देखने को मिलता है, और इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा जो है वो सिस्टम भी ख़राब हो जाता है। ऐसा जिनका ये कहना है कि भाई सरकार जो है वो ईडी को काम में ले रही है अपने स्वार्थ के लिए, जो कि चीज़ ठीक नहीं है और ये चीज़ों को सुधार किया जाना चाहिए। एन अनफोल्डिंग इकोनॉमिक ट्रेजेडी, देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया के अंदर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई जो जीडीपी का सिस्टम है पूरा का पूरा, उसकी जो इकोनॉमिक सक्सेस है वो पॉसिबल नहीं है उसमें देखने को मिल रही है। उसका रीज़न बेसिकली क्या है कि जीडीपी जो है वो आपकी जो है वो लगभग हर एक चीज़ नहीं बताती है। जीडीपी वास्तव में जो है वो फ्लॉड सिस्टम है, फ्लॉड तरीके से काम करती है, और ये चीज़ जो है बेसिकली जीडीपी का जो मैट्रिक्स है उसके अंदर फ्लॉड तरीके से काम करती है, और ये कारण से बेसिकली जीडीपी तो बढ़ती हुई दिखती है पर रियलिटी के अंदर जो है सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होती है ना। और वो जीडीपी की जो ग्रोथ है वास्तव में वो भी आज की डेट में इंडिया के अंदर वैसी नहीं है जैसी पहले थी। जैसे इन्होंने बताया कि भाई इंडिया के अंदर जो 2000 के आसपास का जो समय था, 2000 से 2010 के आसपास, उस समय हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो तकरीबन जो है वो 9% के आसपास रहती थी। फिर जो है वो टाइम पीरियड जो है वो चेंज होने लगा और अमेरिकन क्राइसिस के बाद में ये ग्रोथ रेट गिर करके 5-6% के ऊपर आ गई। फिर थोड़ा टाइम बदलता है और टाइम बदलने के बाद में अल्टीमेटली गिरते गिरते जो है वो आपकी 15-16 के आसपास में जो है वो ये और गिरने लगी और अल्टीमेटली जो है वो 4% के आसपास में हो गई। और यहाँ पर देखने को मिला कि कोविड-19 से पहले जब नोटबंदी करवा दी और उसके बाद की जो सिचुएशन आई, जीएसटी निकाल दिया, तो ये ग्रोथ रेट 3 से 4% आ चुकी थी कोविड-19 से जस्ट पहले। तो आज की डेट में भी सरकार जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रियलिटी में कोई खास कंट्रीब्यूशन सरकार का इसमें देखने को मिल नहीं रहा है, क्योंकि मोस्टली क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो ट्रेजेडी है ये हमारे इकोनॉमिक्स के साथ में हो रही है। सरकार की जो भी कोशिशें हैं वो खास कोई आउटपुट दे नहीं रही है ना। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है खूब सारे जो है रोड्स बनाने की, रेलवेज बनाने की, फ्लाईओवर्स बनाने की, लेकिन ये चीज़ें खास काम कर नहीं रही है और अल्टीमेटली इंडिया में जो डिमांड है वो गिरती जा रही है और डिमांड के गिरने के कारण से अल्टीमेटली जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। क्योंकि आप कितनी भी सप्लाई बढ़ा दो, अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए तो फिर क्या कर लोगे, है ना। तो ये चीज़ों के कारण से बेसिकली इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। द इंडियन रेलवेज रेवेन्यू प्रॉब्लम, देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि इंडियन रेलवे का जो रेवेन्यू है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम सामने आई है, जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो उसके अंदर जो है काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर जो है वो इंडियन रेलवे का जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था पहले और अभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था सरकार का वो तकरीबन 50,000 करोड़ के आसपास में था, लेकिन अगर आप 2023 का अगर आप बजट देखोगे तो इसमें जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ करके और तकरीबन 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है ना, यानी कि 4 गुना से भी ज़्यादा ना। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट जो है वो अल्टीमेटली इस चीज़ का पड़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या सामने आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑपरेटिंग रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि सरकार 100 रुपये लगाती है अगर रेलवे पे, तो बदले में रेलवे जो है 100 रुपये कमाने हैं अगर सरकार को रेलवे से, तो उसके लिए जो है वो सरकार को इफेक्टिव रेवेन्यू कितना मिलता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सरकार जो है वो 100 रुपये अगर लगा रही है ना रेलवे पे, तो हर 100 रुपये के ऊपर सरकार को वापस कितने पैसे मिलते हैं। जैसे सरकार ने 100 रुपये लगाए, सरकार को वापस 97 रुपीज़ 98 रुपीज़ ही मिलते हैं, है ना। तो ये चीज़ क्या बताती है कि भाई सरकार लॉस में चल रही है। तो सरकार को 100 रुपये लगा करके और 98 रुपीज़ ही मिलते हैं। अगर 100 रुपये लगा करके 105 रुपये मिलते हैं तो सरकार बेनिफिट में होती। लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो अच्छा ना होने के कारण से अल्टीमेटली क्या देखने को मिल रहा है कि सरकार जो है वो कम आउटपुट दे रही है, यानी कि जितना सरकार पैसा लगा रही है पर 100 रुपीज़ आउटपुट जो है वो बहुत कम है।
तो ये चीज़ रेलवेज के अंदर देखने को मिल रही है। इवन रेलवेज का जो शेयर है उसके अंदर भी काफ़ी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जैसे इनका बताना है कि भाई रेलवेज का जो पहले जो सिचुएशन थी वो ये थी कि भाई फ्राइट सेगमेंट जो है वो रेलवेज का कमाता है और वो भरपूर वो पूर्ति करता है किसी चीज़ की। तो पैसेंजर के अंदर जो लॉस होता है, पैसेंजर ट्रेन हमेशा लॉस में चलती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज होती है ना। अगर आप गौर करोगे तो आप जो टिकट लेते हैं, आजकल तो वैसे फिजिकल टिकट कोई नहीं लेता है, अगर कोई फिजिकल टिकट लेंगे तो आप तो उसके पीछे लिखा हुआ होता है कि आपकी रेल का 53% भार जो है वो रेलवे सरकार खुद वहन करती है। यानी कि सरकार खुद जो है वो 53% जो है वो टिकट का पैसा आपका देते हैं, यानी लगभग आधी रेट में आपको टिकट मिलता है ना। अब आधी रेट में टिकट आपको देते हैं तो अल्टीमेटली सरकार का इफेक्ट क्या होता है कि 68,000 करोड़ में सरकार लॉस में चलती है पैसेंजर ट्रेन चलाने से। ये पैसेंजर ट्रेन को अच्छा अगर आप चलाते हैं तो अल्टीमेटली इसमें क्या होता है कि इसकी जो भरपाई है लॉस की वो फिर जो है वो आपके किससे की जाती है, तो वो सारी जो है बेसिकली आपके फ्राइट से की जाती है, यानी कि मालगाड़ी से की जाती है। और मालगाड़ी का सिचुएशन ये आ चुका है कि ये काफ़ी ज़्यादा आजकल जो है उसका जो शेयर है वो गिरता जा रहा है और गिरने का अल्टीमेटली इफेक्ट जो है वो देश में देखने को मिल रहा है। जहाँ पहले जो है वो मोस्टली इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई जो जितना परसेंटेज हम लोग जो भेजते हैं, मेजरली 11 कमोडिटीज़ ऐसी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है वो बास्केट में इसके आती है और 90% जो रेवेन्यू है वो भी उसी से आता है। लेकिन देखने को भी मिल रहा है कि उनके अंदर भी जो काम है सारा का सारा उसके अंदर जो है वो जो रेलवेज है उसका शेयर गिरता जा रहा है। जैसे कोल जो है उसको तकरीबन 45% जो है वो कोल का शेयर था, लेकिन वो अब गिरता जा रहा है ना। कोल सेक्टर के अंदर जो यूजेज था, जो सप्लाई थी जो कि रेलवे से होती थी, वो लगातार गिरती जा रही है। तो अल्टीमेटली जो मेन इनकम का जो सोर्स है उनका, जो मालगाड़ी है या गुड्स ट्रेन है, उसके अंदर भी जो मेजर 11 सेक्टर्स हैं उनका भी जो है बेसिकली जो शेयर है वो गिरता जा रहा है। तो सिचुएशन आज के डेट में अच्छी नहीं है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। What has caused the recent thaw in US वेनेजुएला टाइज? देखो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि यूएस और वेनेजुएला के टाइज जो है वापस से सही हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिली है कि यहाँ पर कंट्री में क्या थी कि डेमोक्रेसी थी नहीं, सिचुएशन अच्छी नहीं थी, इसलिए यूएस ने और यूरोपियन कंट्रीज ने ये बात कही कि आपके देश में जब तक एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं आ जाएगी, रेगुलर इलेक्शंस नहीं होंगे, तब तक हम कोई भी देश आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसा क्या देखने को मिला कि सभी देशों ने जो है वो बॉयकॉट किया वेनेजुएला का और वेनेजुएला की जो इकोनॉमी है वो गिरने लगी। अब यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि उसकी इकोनॉमी गिरने लगी, लेकिन जैसे ही रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद में सभी देश आ करके चला करके और वेनेजुएला से बातचीत कर रहे हैं। यही सेम चीज़ अमेरिका के साथ भी है कि अमेरिका भी उसके साथ बात करना शुरू कर रही है जो पहले इस पर सैंक्शन लगा रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि इस तरह की चीज़ क्यों हो रही है? तो इस तरह की चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया के अंदर जो ऑयल का सप्लाई है उसके अंदर दुनिया के जो लार्जेस्ट रिजर्व्स है ऑयल के वो वेनेजुएला के पास में है। और वेनेजुएला एक ऐसी कंट्री है जो कि एक प्रॉमिसिंग कंट्री हो सकती है, जो यूएस और बाकी सारे देशों को जो ऑयल चाहिए वो जो अभी रशिया से ले रहे थे, अब वो सारा का सारा ऑयल जो है वो यूएस और उसके वेनेजुएला से वो अब ले सकते हैं। तो ऐसा यूएस अब कोशिश कर रहा है कि इनके साथ में रिलेशंस अच्छे करें ताकि वो जो ऑयल की सप्लाई है सारी की सारी वो रशिया अगर रोक देता है तो कम से कम हम लोग वेनेजुएला से जो है वो सारा का सारा उठा सके। ऐसा यूएस और वेनेजुएला कोशिश कर रहे हैं कि अपने एरिया के अंदर जो है वो उनसे अच्छे से बात कर सके ताकि यूँ ना हो जाए कि भाई रशिया की ही साइड वेनेजुएला भी हो जाए, है ना। ये चीज़ें बेसिकली इसमें देखने को मिल रही है। हालांकि रिसेंटली जो है वो मारिया कोरिना है, उन्होंने रिसेंटली जो है वो एक बड़ी विक्ट्री जो है वो जीती है जहाँ पर अपोजिशन के अंदर। अब वो अगर प्रॉपर जनरल इलेक्शन के अंदर भी इसी तरह की चीज़ देखने को अगर मिल जाती है तो 2024 के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिचुएशन यहाँ पर आ सकती है और एक स्टेबल गवर्नमेंट अगर वहाँ पर आ जाती है तो उनका रिलेशनशिप भी बाकी देशों के साथ अच्छा हो जाएगा और वर्ल्ड के अंदर जो है वो ऑयल की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, जिससे कि अल्टीमेटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो देश में देखने को मिलेगा। पीएम डिस्कसेस सिक्योरिटी सिचुएशन इन वेस्ट एशिया विद इजिप्ट प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है जो अब्दुल फतेह अल सीसा जो है उनके साथ में रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर की बातचीत हुई जहाँ पे उन्होंने वहाँ की जो सिक्योरिटी इश्यूज़ है उससे रिलेटेड बात करी, जहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई जो सिक्योरिटी इश्यूज़ है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है और वहाँ पर ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि इजराइल पैलेस्टाइन का जो वॉर है वो अब फुल स्केल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट हो चुका है और इस कारण से बेसिकली जो है वो काफ़ी एरियाज़ में जो आसपास के जो एरियाज़ हैं उन पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बेसिकली इसके अंदर जो है वो सामने आती है। ये देखिए आप लोग गौर कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये जो पूरा एरिया है
इसके अंदर जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो यहाँ पर सामने आता है, जो कि अल्टीमेटली कंट्रोल में है इजिप्ट की। जैसे देखिए यहाँ पर इजराइल है, लड़ाई चल रही है और ये पूरा एरिया इजिप्ट का है। तो इसलिए क्योंकि इस एरिया का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, इसलिए जो है वो हम लोग अपना इफेक्ट डालने के लिए इजिप्ट के साथ बात कर रहे हैं। इजिप्ट के साथ पहले भी हमारे रिलेशंस अच्छे रह चुके हैं। इस साल में 2 बार जो है वो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर से बात कर चुके हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर जा चुके हैं। और हमारे रिपब्लिक डे पर भी जो है वो इजिप्ट के जो बेसिकली प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसा, ये बेसिकली जो है वो इंडिया आए थे और गेस्ट थे, चीफ गेस्ट थे हमारे, है ना। ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। कनाडा इंडिया रिफ्ट इज पेनफुल फॉर कॉमन फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कॉमन फ्रेंड है इंडिया और कनाडा दोनों। अब इसके सामने क्या चीज़ हो गई कि भाई दोनों के सामने ये फंस जाता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि दोनों ही उसके अच्छे दोस्त हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो ये बात कही गई है ऑस्ट्रेलिया ने कि भाई हम लोग जो है वो दोनों ही हमारे अच्छे दोस्त हैं और हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं दोनों के बीच में टाइज को अच्छा करने की, है ना। 5-5 अलायंस का भी पार्टनर है, तो ये भी चीज़ के अंदर देखने को मिल रही है ना। तो अल्टीमेटली दोनों के रिलेशंस को अच्छा करने में भी ऑस्ट्रेलिया काम में आ सकता है और हेल्प कर सकता है, ये चीज़ देखने को मिली है। डेवलप्ड कंट्रीज टू ओवरशूट कार्बन एमिशन गोल्स। देखो यहाँ पर रिसेंटली क्या चीज़ हुई है कि एक थिंक टैंक है, इसका नाम है काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर। उन्होंने अपनी एक रिसर्च दी है जहाँ पे इनका ये कहना है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने जितना टारगेट बताया है कि भाई हम लोग इतना इतना टारगेट करेंगे, इतना ही एमिशन करेंगे, वास्तव में उनका ये कहना है कि भाई वास्तव में ये जो एमिशन करेंगे वो 38% ज़्यादा होगा उस एमिशन से जो कि वास्तव में इन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट किया है। तो अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा कि 38% ज़्यादा एमिशन वो अगर कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा देश के लिए, क्योंकि जो ओवरशूट इतना ज़्यादा वो हो रहा है उनकी तरफ से पहले से ही बहुत ज़्यादा है ना। यूएस, रशिया और यूरोपियन यूनियन जो है उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा और अल्टीमेटली इस चीज़ को रोका जाना चाहिए। जैसे कि रिसेंटली जो है COP28 की यहाँ पर बात की जा रही थी कि भाई COP28 के अंदर कई तरह की जो है बातें रखी जाएगी, जो दुबई के अंदर रिसेंटली होने वाला है दिसंबर-नवंबर में। तो उसके अंदर भी यही चीज़ है कि भाई क्या हम लोग एमिशन को रोक पाएंगे और इस तरह की चीज़ें रोक पाएंगे, क्योंकि लगातार जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है ना। तो ये चीज़ें बेसिकली इसमें सामने आई है। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एमिशन गैप रिपोर्ट जो पिछले साल की है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी है, तो आप इसको देख सकते हैं। इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स क्या है ये भी हमने देख लिया है। मोस्ट केसेस में इंडिया में क्या चीज़ सामने आती है कि जो पंचामृत है वो मेजरली जो है वो इसमें देखने को मिलता है। टॉप CO2 एमिटिंग कंट्रीज कौन सी है, तो सबसे पहले यूएस है, फिर चाइना है, फिर रशिया है। इंडिया का अगर आप नंबर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पीछे आ जाता है जापान के बाद में, है ना। ये चीज़ है। चाइनीज पार्टीज डेलीगेशन विजिट सोलोमन आइलैंड। देखो यहाँ पर क्या होता है कि बाकी पूरा कोई दूसरा देश कहीं पर विजिट करता है तो इतना बड़ा इशू नहीं बनता, लेकिन जैसे ही चाइना या उसका कोई डेलीगेशन कहीं पर विजिट करता है तो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बन जाती है। न्यूज़ बन जाने का कारण बेसिकली क्या देखने को मिलता है वो ये है कि जहाँ पर ये लोग जाते हैं वहाँ पर एक्सप्लोइटेटिव टेक्निक्स को काम में लेते हैं, है ना। वहाँ पर जो है बेसिकली उनसे बात करेंगे, बहुत प्रेम से पेश आएंगे और उसके बाद में जो है वो धीरे धीरे करके पूरे की पूरी चीज़ें अपने कंट्रोल में लाएंगे। जैसे पहले श्रीलंका के साथ में काफ़ी अच्छा रिलेशन रखा, फिर धीरे धीरे क्या किया कि वहाँ पर पूरा एक आइलैंड ले लिया, उसको बहुत अच्छा बनाया और अल्टीमेटली उसी को लीज पे देना पड़ गया, इतना ज़्यादा अच्छा बनाया। और हर एक कंट्री को डेट रिटर्न कर देता है जैसे ही उससे देश में आता है, इतना काम करता है कि उस कंट्री का जो है वो डेट रिटर्न कर देता है और बेसिकली कर्ज जो है वो चाइना की फेवर में खड़ा हो जाता है उस देश के लिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इशू बनाती है। इंडिया जो है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पर जो है वो अभी बीच में विजिट करके आए, जहाँ पर जो है हमने एक ग्रुपिंग बनाई थी 2014 में, FIPIC, फेडरेशन ऑफ इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, है ना। तो उसके अंदर हमने इन देशों को भी साथ में लिया था, लेकिन अब जो है वो चाइनीज़ डेलीगेशन भी यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए इशू बन सकता है बड़ा, है ना। ये चीज़, ये देखिए आइलैंड जो है उसकी लोकेशन है सोलोमन आइलैंड्स की। सोलोमन आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया जो है उससे अगर आप लोग देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने को मिलता है, कोरल सी के ऊपर, है ना। ये चीज़ें इसमें सामने आती है। कुछ न्यूज़ ये भी है इसके अंदर जिसमें स्पोर्ट्स न्यूज़ है। एलेक्स डेसन और स्नेहा जो है उन्होंने फास्टेस्ट प्लेयर की तरह जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है ना। नेशनल मेंस 100 मीटर रिकॉर्ड होल्डर जो है उनको यहाँ पर जो है वो इंजरी हो चुकी है ना। तो ये स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी यहाँ पर काम आएगी। इसमें गौर करें कि आपकी गोवा के अंदर जो रिसेंटली जो है वो नेशनल गेम्स शुरू हो चुके हैं, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। इस साल न्यूज़ के अंदर जो है वो नेशनल गेम्स
एशियन गेम्स, बैडमिंटन, कई सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है वो इस बार जो है वो आपकी स्पोर्ट्स का इवेंट देखने को मिल रहा है। इसलिए कोशिश करें आप लोग कि ये जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं उनको अच्छे से कवर कर सकें, है ना। ये चीज़ें इसमें सामने देखने को मिल रही है। कुछ शॉर्ट न्यूज़ भी हमारे पास में है, जैसे भामरी कोश जो है उन्होंने ब्रेस्ट चैलेंजर्स टाइटल जो है वो ले लिया है। इसके अलावा क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि आपकी गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है विजन इंडिया का डॉक्यूमेंट निकालेगी 2047 तक कि कैपिटल जीडीपी कितना होना चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितने होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स कितने होनी चाहिए, उसकी हम लोग कोशिश करेंगे। मैथ्यू पेरी जो है, जो कि स्टार थे आपकी फ्रेंड्स वाले ग्रुप का, फ्रेंड्स जो काफ़ी फेमस टेलीविजन चैनल आता था, उससे जो है रिसेंटली इनके जो स्टार थे उनकी रिसेंटली डेथ देखने को मिली है 54 ईयर्स की एज के अंदर। तो ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर। किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम लोग जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।